हेलो एवरीवन। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये क्वेश्चन लिया था और यहाँ तक डिस्कशन हम लोग कर चुके थे। तो आई होप कि इस क्वेश्चन को आप लोगों ने ट्राई किया होगा। इसमें मुझे I1 I2 I3 की वैल्यूज़ निकालनी थी टाइम t इक्वल टू 0 पर, इन्फिनिटी पर, क्यू मैक्स निकालना था c पर। तो चलिए पहले इसका सोल्यूशन एक बार डिस्कस कर लेते हैं, देन फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो बने रहें साथ में। ओके। अच्छा, तो सबसे पहले मुझे I1 I2 I3 निकालना है। तो मुझे अगर I1 निकालना है, ठीक है ना, तो I1 निकालना है मतलब इस ब्रांच की करंट निकालनी है, मतलब टोटल करंट यहाँ से जो चली। I2 इस वाले सेगमेंट की करंट निकालनी है और I3 इस सेगमेंट की करंट निकालनी है। अब टाइम t इक्वल टू 0 पर क्या होता है, तो मैं टाइम t इक्वल टू 0 पर इस कैपेसिटर को रिप्लेस करके यहाँ पर एक कनेक्टिंग वायर लगा दूंगा। तो फॉर टाइम t इक्वल टू 0, फॉर टाइम t इक्वल टू 0, तो सर्किट कुछ ऐसे बन जाएगा। सिंपल हो जाएगा सर्किट काफ़ी। ये कैपेसिटर को रिप्लेस कर दिया सिंपल वायर के साथ में। ये अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इस करंट को निकालना बहुत ही सिंपल है हमारे लिए। ओके। अब यहाँ से सोचो कि टोटल आर इक्विवेलेंट क्या आ रहा है, फिर उस हिसाब से वी देख लो, आई देख लो, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, ये 2R और 2R पैरेलल में है, तो ये पैरेलल में है, तो ये 2R और 2R अगर ध्यान से देखें तो ये दो टर्मिनल के बीच में लगे हुए हैं, तो ये दोनों पैरेलल में 2R और 2R आर हो जाएंगे। और फिर आर को इस आर के साथ में ऐड ऑन कर दोगे। जब आर को इस और के साथ में ऐड ऑन कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, आर इक्विवेलेंट आ गया हमारे पास में, आर एन आर, मतलब 2R का आर इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है ना, 2R का आर इक्विवेलेंट आ गया। तो इस सिचुएशन में नेट करंट आई क्या होगी, V अपॉन 2R। तो यहाँ से निकलने वाली जो करंट है वो कितनी आई है, V बाई 2R की करंट आई है, ठीक है। और इसको नाम क्या दिया था, आई थिंक इसको नाम दिया था I1 का। तो ये मेरे पास में I1 हो गई, ठीक है। अब ये करंट यहाँ पर जाएगी। अब मुझे यहाँ करंट बांटनी है, ध्यान से देखें अगर, तो यहाँ पर करंट बांटनी है और यहाँ पर करंट का डिवीज़न करना है। तो करंट का डिवीज़न करना तो बहुत ही आसान है। अगर हम इस वाले और इस वाले ब्रांच का रेजिस्टेंस देखें तो इस दोनों ब्रांच का रेजिस्टेंस सेम ही है। ओके। तो मैं यहाँ पे करंट को बहुत सिंपली बांट सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का जो ड्रॉप है, अगर हम चाहें तो ड्रॉप के अकॉर्डिंग भी सोच सकते हैं, अगर हम चाहें तो सिंपली करंट का डिवीज़न ऐसे भी कर सकते हैं, I1 इस टू I2। दोनों में V तो सेम ही होगा, जो भी पोटेंशियल आएगा वो V क्या होगा वो अभी हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ करंट देखनी है। ओके। सो इस वाले सेगमेंट की करंट और इस वाले सेगमेंट की करंट पहली बात तो इक्वल होगी, ठीक है, बाय द सिमिलैरिटी। फिर भी अगर हम देखें तो 1/R1, तो 1/R1 इस टू 1/R2, ठीक है। पोटेंशियल पैरेलल सेगमेंट है दोनों के दोनों, तो चूंकि दोनों के 2R सेम है तो 1:1 के रेशियो में बांट देंगे, तो I1 इस टू I2 1:1। और अगर 1:1 देखें तो इसका हाफ करेंगे, तो यहाँ पर इसको I1 नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पर इसको मैंने I2 और I3 बोल रखा है, तो मैं इसको I2 बोल दे रहा हूँ और इसको I3 बोल दे रहा हूँ, ठीक है। ओके। तो I2 भी I3 के बराबर आ जाएगी और कहीं ना कहीं V/2R का आधा आ जाएगा। मतलब अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे V/4R आ जाएगी, ठीक है, V/4R की करंट आ जाएगी। अच्छा, ये तो कब आई है, ये सब आया है टाइम t इक्वल टू 0 की स्टेट में। किस स्टेट में, टाइम t इक्वल टू 0 की स्टेट में आ गया ये। ओके। देन अब आगे बढ़ते हैं, टाइम t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर रिप्लेस कैपेसिटर बाय ओपन वायर, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट से कब कैपेसिटर को रिप्लेस कर दो। अब ओपन सर्किट से जब रिप्लेस करोगे तो यहाँ एक रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पर सर्किट ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद तो सर बिल्कुल लगभग ऑलमोस्ट सर्किट वैसा ही है। ओके।
अब इस रेजिस्टेंस का कोई यूज़ नहीं रहा क्योंकि यहाँ करंट जाएगी नहीं, सारी की सारी करंट यहाँ से निकल के इसी सेगमेंट में आ जाएगी। या आई होप कि 2R के रजिस्टर थे, ऊपर वाला 2R का, नीचे वाला R का, या ऊपर वाला 2R का, नीचे वाले R का। सो दिस इज 2R, दिस इज R, ओनली R। तो अगर मैं I की बात करूँ देन I इज़ वॉट, V/R, टोटल R क्या आएगा, 2R और R सीरीज में हो जाएगा, V/3R। तो यही I1 हो जाएगा और यही I2 हो जाएगा। यहाँ I1 थी, यहाँ I2 थी, यहाँ I1 थी, यहाँ करंट I2 थी, और I3 की वैल्यू 0 हो जाएगी। I1 और I2 क्या हो जाएगा, V/3R, और I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है ना। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के सबसे इंपॉर्टेंट रोल पार्ट पर। अब हमें निकालना था इसमें Qmax। Qmax की प्रैक्टिस इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आगे जा कर के हम जब R इक्विवेलेंट निकालेंगे, R इक्विवेलेंट एक तरह की शॉर्ट ट्रिक के तहत निकालेंगे, तो वहाँ पर Qmax की ज़रूरत पड़ेगी शॉर्ट ट्रिक यूज़ करने के लिए। तो Qmax को हम पहले से ही समझ लेते हैं क्योंकि बहुत काम आएगा Qmax हमारे। ध्यान दें, Qmax को हम बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। Qmax कौन सा चार्ज था, कल भी मैंने आपको बताया था, Qmax वो चार्ज है जो कि कैपेसिटर पे ज़्यादा से ज़्यादा सकता है। तो Qmax कब आता है, स्टेडी स्टेट में आता है, स्टेडी स्टेट में आता है। तो स्टेडी स्टेट के दौरान ही Qmax आता है। तो हम एक काम करेंगे, कैपेसिटर को पहले रिप्लेस कर देंगे ओपन सर्किट से। यहाँ पर तो रजिस्टर लगा ही रहेगा, ये 2R का और ये 2R का, और यहाँ पर जैसे मैंने लगा रखा था R का रजिस्टर, और बैटरी लगा रखी थी V वोल्ट की। तो बहुत सिंपल है, स्टेडी स्टेट के लिए यहाँ पर ओपन देख लिया इसको। अब मुझे इस टर्मिनल के अक्रॉस क्या पोटेंशियल आ रहा है ये देखना है केवल। इस टर्मिनल के अक्रॉस वही पोटेंशियल आएगा जो एक्चुअल में इस पूरी लाइन के अक्रॉस आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इस सेगमेंट में करंट आई क्या होगी, 0 ही होगी, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है। ओके, तो मुझे यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस देखना है। तो उसके लिए मैं नोडल मेथड चाहूँ तो यूज़ कर ले रहा हूँ कि अगर ये V है, ये 0 होगा, तो ऑब्वियसली ये भी 0 पर होगा, ये भी 0 पर होगा, और ये पॉइंट भी 0 पर होगा। अब ये पॉइंट V है, अगर मैं I लिखना चाहूँ तो I मैं पहले भी लिख चुका हूँ एक बार, V/3R का I आएगा। ठीक है ना, ये 2R और R सीरीज में हो जाएंगे, V/3R की करंट निकल के आएगी यहाँ से। अब सोचो V/3R की करंट यहाँ पर जब ड्रॉप करेगी, यहाँ से जब करंट यहाँ तक आएगी तो कितने का ड्रॉप होगा, इसके अक्रॉस V/3 का ड्रॉप हो जाएगा। IR के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक कितने का ड्रॉप होगा, यहाँ से यहाँ तक V/3 का ड्रॉप हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर पोटेंशियल V था तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या लिखा जा सकता है, V माइनस V/3, मतलब 2V/3। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पोटेंशियल 2V/3 है, यहाँ पोटेंशियल 2V/3 है, और यहाँ पोटेंशियल 0 हो गया। तो इस पूरी लाइन के अक्रॉस कितने पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ, 2V/3 का ड्रॉप हुआ। अब ये ऊपर वाला जो सेगमेंट है ये इस सेगमेंट के पैरेलल है, तो अगर यहाँ 2V/3 है तो यहाँ पर भी क्या होगा, 2V/3 का ही पोटेंशियल होगा, बिकॉज यहाँ ये तो कनेक्टिंग वायर है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं बोलूँ इसके अक्रॉस ड्रॉप कितने का हुआ, ड्रॉप हुआ 2V/3 का। तो पोटेंशियल ड्रॉप इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, 2V/3 का। तो Qmax क्या हो जाएगा, C इंटू 2V/3। तो ये क्या आ गया मेरे पास में, Qmax आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये तो वो क्वेश्चन हो गया जो मैंने कल आपको दिया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे सबसे पहले अब हम डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर को समझते हैं। देखिए डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर कैसे होती है, ये भी एक आरसी सर्किट का ही एक पार्ट है। इसके लिए क्या है, जैसे एक रजिस्टर लिया मैंने। अब रजिस्टर क्यों ले रहा हूँ ये आपको मालूम ही है। रजिस्टर नहीं लूँगा तो बहुत जल्दी फ्रीक्वेंटली डिस्चार्ज हो जाएगा, और हम उसे एनालाइज फिर कैसे करेंगे। ये बात मैंने पहले भी आपको बताई थी चार्जिंग वाले केस में। R रेजिस्टेंस का रजिस्टर ले लिया, यहाँ पे एक स्विच लगा लिया, यहाँ कोई अब सेल या सोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, ये कैपेसिटेंस C का कैपेसिटर है हमारे पास में।
ओके, देन क्या करेंगे हम लोग कि अब ये यहाँ पे जैसे ही मैंने स्विच को क्लोज़ किया होगा, स्विच को क्लोज़ करते ही क्या हुआ होगा, जब तक ये स्विच ओपन है तब तक इस कैपेसिटर का चार्ज कहीं नहीं जा रहा, लेकिन जैसे ही मैंने इसकी दोनों टर्मिनल को देखा जाए तो इनडायरेक्टली मैंने दोनों टर्मिनल आपस में क्या कर दिया, कनेक्टेड कर दिए। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल क्या होगा, चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये वाला एंड हायर पोटेंशियल पर होगा और ये वाला लोअर पोटेंशियल पर होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस कितने का था, क्यू बाई सी का था। अगर इनिशियली फुल चार्ज में मान ले रहा हूँ कि क्यू नॉट का था सपोज, तो इस पर क्यू नॉट था, इस पर माइनस क्यू नॉट था। तो इसमें पॉजिटिव पोटेंशियल था क्यू नॉट बाई सी का, इसमें माइनस क्यू नॉट बाई सी का नेगेटिव। तो ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो क्यू बाई सी का पोटेंशियल डिफरेंस था। ठीक, क्यू बाई सी का पोटेंशियल डिफरेंस था। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज जाना स्टार्ट करेगा और यहाँ पर न्यूट्रलाइज करना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो इस दौरान चार्जेस का फ्लो होगा और एक करंट फ्लो करेगी और धीरे धीरे कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा, कैपेसिटर का पूरा चार्ज। अब कैपेसिटर के इस टर्मिनल पर पोटेंशियल घटता चला जाएगा। कहने का मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस कम होता चला जाएगा, होते 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 फाइनली कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आते ही। ठीक है, तो अच्छा अब इस बात को समझें, क्या समझें कि अगर मैं बात करता हूं किसी इंस्टेंट पर, पे मान लो इनिशियली तो चार्ज क्यू नॉट था, एट टाइम टी इस पर क्यू चार्ज है। कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है। तो अगर मैं इस लूप के अंदर केवीएल का लॉ लगाना चाहूँ, क्या लगाना चाहूँ, केवीएल, पोटेंशियल किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ लगाना चाहूँ अगर मैं, है ठीक है ना, सिंपली। तो अब आप सोचो कि कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा होगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो कर रहे होंगे ऐसे। तो अगर हम ऐसे लगाएं तो उस सिचुएशन में ये हायर पोटेंशियल पर है और अगर इसको मैं देखूं तो यहाँ पर क्या होगा, ये हायर पोटेंशियल पर होगा और ये लोअर पोटेंशियल पर होगा। सोच ले जरा एक बार इसको अच्छे से, सोच ले अच्छे से, क्या ये जो बना है ये सही बनाया मैंने? इस साइन पर थोड़ा सा ध्यान दें क्योंकि मैं आपको यहाँ कुछ सिखाना चाह रहा हूँ। देखिए ध्यान से समझिए, ये जो मैंने लिया इसमें यहाँ पर पॉजिटिव नहीं होगा और यहाँ पर नेगेटिव नहीं होगा बच्चों। हायर पोटेंशियल कहाँ होगा, समझें जरा ध्यान से, यहाँ पर होगा और लोअर पोटेंशियल यहाँ पर होगा और करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रही होगी। बिकॉज एक्चुअली दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ डिस्चार्जिंग। बच्चे जनरली यहाँ पर साइन कन्वेंशन की गलती कर देते हैं और उससे फिर क्या होता है, पूरा आर्टिकल ही गलत हो जाता है। तो ये करंट ऐसे क्यों बह रही है, क्योंकि यहाँ से चार्ज करियर या मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज करियर धीरे धीरे यहाँ से निकल करके यहाँ जा करके इसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो करंट का फ्लो भी इसी डायरेक्शन में होगा और करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है। ठीक है, अब वो केवीएल में चाहूँ तो मैं ऐसा लूप बना करके लगा लूँ, चाहूँ तो मैं ऐसा लूप बना करके लगा लूँ। ठीक है ना, तो ये मेरे पास में हायर पोटेंशियल पर है और ये क्या है, लोअर पोटेंशियल पर है। अगर मैं यहाँ से यहाँ केवीएल मान लो मैं ऐसे लगाऊंगा तो केवीएल लगाते समय ये लोअर से हायर पे आ गए, इसका मतलब है कि मैं राइज लिखूंगा आई इंटू आर का। मान लेता हूँ किसी इंस्टेंट पे आई करंट फ्लो कर रही है, ठीक है ना, ओके। और अगर मैं इसमें यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो क्या ड्रॉप हो रहा है, माइनस क्यू बाई सी का इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक, तो जनरली व्हाट वी कैन राइट आई आर इक्वल्स टू क्यू बाई सी। ठीक, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, I इक्वल्स टू क्यू बाई सी आर। अब एज द करंट इज फ्लोइंग एंड द चार्ज इज डिस्चार्जिंग, इट मीन्स टू से कैपेसिटर इज डिस्चार्जिंग, कैपेसिटर का चार्ज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो I को हम क्या लिख सकते हैं, I कैन बी रिटर्न एज माइनस डी क्यू बाई डी टी। तो I को मैं लिख लूँगा माइनस डी क्यू बाई डी टी, माइनस डी क्यू बाई डी टी इज इट वॉट, क्यू बाई सी आर। ये किसके बराबर होगा, क्यू बाई सी आर के। ठीक है, देन व्हाट आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूँ डी क्यू बाई क्यू इक्वल्स टू माइनस डी टी अपॉन सी आर। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड मैंने क्या कर दिया, इसको इंटीग्रेट कर दिया। टाइम टी इक्वल टू जीरो पर कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था, मतलब कैपेसिटर पर चार्ज कितना था, क्यू नॉट था। लिमिट ध्यान से समझे, टाइम टी इक्वल टू जीरो पर कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था, चार्ज मतलब कितना था, क्यू नॉट था। किसी टाइम टी पर कैपेसिटर पर चार्ज मैंने क्यू मान लिया, ये क्यू रिमेनिंग चार्ज है जो कि बच रहा है अब कैपेसिटर पर। ओके, मतलब कैपेसिटर लगातार डिस्चार्ज हो रहा है। इनिशियल चार्ज क्यू नॉट था जो कि मैक्सिमम चार्ज था। देन अब इसे इंटीग्रेट करें, एल एन क्यू
क्यू नॉट से क्यू माइनस टी बाई सी आर, लिमिट 0 से टी। ठीक है ना। तो एक बार मैं यहाँ 0 ले लूँगा, एक बार मैं यहाँ पर सिंपली टी ले लूँगा, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ माइनस टी बाई सी आर। और अगर इसमें मैं लिमिट ले लूँ तो फाइनली ये एल एन क्यू बाई क्यू नॉट आ जाएगा। तो एल एन को हटाना चाहूँ मैं, लॉग को हटाना चाहता हूँ अगर मैं, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू बाई क्यू नॉट इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस टी बाई सी आर। ध्यान रखें इस इक्वेशन को। सो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास में, क्यू इक्वल्स टू क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई सी आर। ये मेरे पास में फाइनली एक्सप्रेशन आ गया। ये क्या है, ये किसी कैपेसिटर पर चार्ज है। जब कैपेसिटर क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, इनिशियल चार्ज है। क्यू नॉट क्या है, इनिशियल चार्ज है, और ये क्यू क्या है, ये क्यू किसी इंस्टेंट का चार्ज है। ठीक है ना, ध्यान रखें इस बात को। ओके, देन सो ये मेरे पास में किसी कैपेसिटर पर चार्ज आ गया जबकि वो डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है ना, एक आर रजिस्टर लगा दिया मैंने। उस सिचुएशन में कैपेसिटर अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो ये मेरे पास चाहो तो यहाँ से करंट भी लिख सकते हो आप, अगर इसका डिफरेंशिएशन कर लो, डी क्यू बाई डी टी कर लो, ओके, और माइनस लगा लो, देन यू कैन ऑल्सो राइट डाउन द करंट। ठीक है ना। तो ये तो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की। अगर आप ग्राफ बनाना चाहो तो इसमें ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ओके, ये वन टाइम कांस्टेंट आ जाएगा जिस पे लगभग ऑलमोस्ट 37% के आसपास आएगा। ठीक, ओके, 36.8 हमने बात करी हुई है। अगर आप चाहो तो क्यू का टी के साथ में ग्राफ बना सकते हो, बट इतना ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्या है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि अब हमें देखिए, हमने चार्जिंग, हमने देखिए पहले चार्जिंग समझ ली, चार्जिंग समझ ली, फिर हमने डिस्चार्जिंग समझ ली। ठीक है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग हमने दोनों समझ ली। डिस्चार्जिंग में अगर हम चाहें टाइम कांस्टेंट की बात करना चाहें तो हम यहाँ पर भी सी आर ही हमारे पास में क्या आया, टाइम कांस्टेंट आया। टाइम कांस्टेंट का हमने यूज़ पहले भी समझ रखा है, सेम यूज़ यहाँ पर भी होगा। वहाँ चार्जिंग के लिए होता है, यहाँ डिस्चार्जिंग के लिए होगा। ओके, यहाँ पर डिस्चार्जिंग का टाइम ड्यूरेशन हम देख सकते हैं टाइम कांस्टेंट से, कितने टाइम कांस्टेंट, जैसे 5 टाइम कांस्टेंट में ऑलमोस्ट चार्ज हो गया था, वैसे ही 5 टाइम कांस्टेंट हम मान सकते हैं। अगर सिंपली ले रहे हैं तो डिस्चार्जिंग हो जाएगी। और यहाँ से हम टाइम कांस्टेंट की डिफिनीशन भी दे सकते हैं। क्या डिफिनीशन दे सकते हैं कि भाई एक्चुअल में टाइम कांस्टेंट अगर देखें तो वो टाइम है जिस पर ये कैपेसिटर 37% जो है इस पर चार्ज बचेगा, मैक्सिमम चार्ज का 37% ऑफ क्यू मैक्स, क्यू नॉट बोल सकते हो आप। ओके, 0.37 क्यू नॉट, ठीक, लगभग 36.8 होता है, उसे हम 37 के आसपास ले लेते हैं। ठीक है, ये तो बातें हमने समझी, लेकिन हमने अभी तक जो भी बातें समझी, चाहे हम चार्जिंग की बात कर रहे हो, चाहे हम डिस्चार्जिंग की बात कर रहे हो, हम अभी तक जो बातें कर रहे हैं वो केवल और केवल किसकी बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डायग्राम या स्टैंडर्ड सर्किट की। ठीक, अब कोई ज़रूरी नहीं कि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आए या प्रॉब्लम आए उसमें स्टैंडर्ड सर्किट ही दिया जाए। अब हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेना चाहते हैं नॉन स्टैंडर्ड सर्किट की, नॉन स्टैंडर्ड सर्किट्स। ठीक है ना। अब नॉन स्टैंडर्ड सर्किट की बात करते हैं। देखिए, स्टैंडर्ड सर्किट में क्या किया था हमने, जनरली क्या लिया था, एक आर लिया, एक कैपेसिटर सी लिया, और भाई यहाँ कनेक्शन लगा दिया। चार्जिंग करनी थी तो यहाँ सेल लगा दिया, और डिस्चार्जिंग करनी थी तो सेल हटा दिया। डिस्चार्जिंग के लिए सेल को हटा दिया। लगभग ऑलमोस्ट सेम सही डायग्राम थे। एक बार इक्वेशन आ गई CV1 माइनस सी टू द पावर माइनस टी बाई सी आर, एक बार आ गई क्यू नॉट या क्यू मैक्स ई टू द पावर माइनस टी बाई सी आर, जो कि आज ही निकाली हमने। ठीक है ना। ओके, अभी निकाली ना, क्यू इक्वल्स टू क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई सी आर। सो फाइनली मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि अगर नॉन स्टैंडर्ड सर्किट आपने ले लिया, क्या ले लिया, नॉन स्टैंडर्ड सर्किट आप लेते हो, तो नॉन स्टैंडर्ड सर्किट में क्या क्या वैरायटी आप ले सकते हो। भाई देखो, बहुत वैरायटी ले सकते हो। अब मान लो मुझसे ये पूछ लिया जाए, फाइंड द चार्ज एट एनी टाइम, एट एनी टाइम टी, किसी टाइम टी पर मुझे क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। और जो सर्किट डायग्राम हो वो बिल्कुल स्टैंडर्ड नहीं हो। स्टैंडर्ड नहीं होने का मतलब हो गया कि जैसे मान लो कुछ ऐसा सर्किट ले लूँ मैं,
अजीब सा, एक यहाँ रजिस्टर लगा लूँ, फिर एक रजिस्टर में यहाँ लगा लूँ। ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है और ये जेईई में पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को करेंगे आप तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है ना। ओके, मैं जो भी जनरली क्वेश्चंस ले रहा हूँ वो जेईई में जनरली आस्क किए गए क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर भी एक रजिस्टर आर लगा लिया, अच्छा आप कैपेसिटर लगा लो, यहाँ पे कैपेसिटर लगा लो, यह आपकी मर्जी। क्वेश्चन कुछ और भी डायग्राम के साथ में हो सकता है, बट दिस इज नॉन स्टैंडर्ड। यहाँ मान लो वी का सेल लगा हुआ है, ये कैसा सर्किट है, ये नॉन स्टैंडर्ड टाइप का सर्किट है। ओके, इसमें कोई स्टैंडर्ड नहीं कि एक आर और सी लगाओ। अब यहाँ पर अगर मुझे क्यू निकालना है तो एक बच्चे ने बोला कि सर यहाँ भी यही लिख दो ना सर, क्यू इक्वल्स टू क्यू मैक्स 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई सी आर। ये गलत है। यहाँ पर यहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? बिकॉज दिस इज वैलिड फॉर ओनली स्टैंडर्ड, फॉर ओनली स्टैंडर्ड। ध्यान से समझें इस बात को। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसा क्या करें कि इसका हम चार्ज लिख पाएं कैपेसिटर का किसी टाइम टी पर। तो अब हम वापस से उसी के बारे में सोचते हैं। ये फॉर्मूला जब हमने डराइव किया था तब हमने क्या किया था? तब हमने सिंपली केवीएल लगाया था, किरचॉफ्स लूप्स लॉ लगाया था, ठीक है। देन उसके बाद हमने क्या किया, लूप लॉ लगाने के बाद हमने कहीं ना कहीं सीधे सीधे आई लिख लिया और आई को डी क्यू बाई डी टी ले लिया। और चूंकि करंट आई उसी सेगमेंट में जा रही थी जिस सेगमेंट में कैपेसिटर लगा था, क्योंकि उस सर्किट डायग्राम में केवल एक ही तो कैपेसिटर था और एक ही रजिस्टर था, ठीक है ना। और यही करंट जा रही थी, तो इस सेगमेंट में जो करंट जा रही थी वही एक्चुअल में हमने क्या लिख ली थी, डी क्यू बाई डी टी लिख ली थी। वही आई क्या लिख ली थी, डी क्यू बाई डी टी लिख ली थी मैंने, ठीक है ना। ओके, लेकिन अगर मैं आपसे बोलता हूं कि बच्चों ध्यान से समझिएगा, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि यहां पर तो भाई करंट यहां पे अलग होगी, यहां अलग होगी, यहां अलग होगी, मैं कौन सी करंट को डी क्यू बाई डी टी लिखूं? तो ध्यान से समझिए, फर्स्ट स्टेप क्या होता है इस टाइप की प्रॉब्लम के लिए। पहला स्टेप ये होता है, ऑलवेज फाइंड द करंट in that segment where capacitor is present। मतलब उस सेगमेंट की करंट के बारे में डिस्कशन करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। हालांकि आगे चल करके मैं आपको बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स बता दूंगा इसके लिए, ठीक है ना। लेकिन बट प्रोसीजर को, कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। खाली ट्रिक से काम हमारा चल नहीं सकता, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ उस पर ध्यान दें थोड़ा सा, कि भाई ऑलवेज फाइंड द करंट इन दैट सेगमेंट वेयर द कैपेसिटर इज प्रेजेंट। कैप मतलब कैपेसिटर इज प्रेजेंट, ठीक है ना। जहाँ पे कैपेसिटर प्रेजेंट हो, जिसमें संधारित्र लगा हुआ हो, जिस ब्रांच में, उस ब्रांच की करंट पर फोकस करें, उसको निकालने की कोशिश करें। अब जैसे इसी डायग्राम की अगर मैं बात करूँ तो इसकी करंट, इस सेगमेंट की करंट निकालनी है, तो सोचो भाई ये तो 0 पर हो जाएगा, ये V पर हो जाएगा। अब मुझे यहाँ का पोटेंशियल तो पता नहीं है, तो यहाँ के पोटेंशियल को या तो मैं पता करूँ, यहाँ के पोटेंशियल को पता करना बहुत सिंपल काम है। इसके लिए आप क्या लगाइए, नोडल एनालिसिस लगा सकते हैं। यहाँ का पोटेंशियल मैं कुछ मान ले रहा हूँ, यहाँ का पोटेंशियल मैं Vx मान ले रहा हूँ। क्या मान ले रहा हूँ? Vx मान ले रहा हूँ। अच्छा, यहाँ का 0 तो यहाँ का पोटेंशियल 0 ही होगा, यहाँ पर भी 0 ही होगा। तो अगर यहाँ Vx लिया है तो यहाँ पर भी Vx ही होगा। तो अगर मैं देखूँ, मेरे लिए कौन सी आई काम की है, मेरे लिए वो आई काम की है जो Vx माइनस, अब मान लो किसी इंस्टेंट पर कैपेसिटर पर कुछ चार्ज आएगा, कैपेसिटर पर किसी टाइम t पर Q चार्ज है, t टाइम पे, टाइम t पर चार्ज कितना है, Q है। तो कैपेसिटर की प्लेट्स, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C दे रखी है, तो कैपेसिटर की प्लेट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का होगा, Q बाई C का। तो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, Q बाई C का। तो यहाँ से हायर Vx माइनस Q बाई C अपॉन में रेजिस्टेंस क्या लगा हुआ है, R लगा हुआ है। अगर यहाँ का रजिस्टर 2R होता तो मैं यहाँ 2R लेता, 3R होता तो मैं 3R लेता, लेकिन यहाँ चूंकि रजिस्टर क्या लगा हुआ है, R लगा हुआ है,
चूँकि यहाँ पर रजिस्टर क्या लगा हुआ है, आर लगा हुआ है, तो मैंने ये आई, अब इस आई को ही मैं क्या लिख सकता हूँ, इस आई को ही मैं डी क्यू बाई डी टी लिख सकता हूँ। समझिएगा, वहाँ पर हम डायरेक्टली क्यों लिख पा रहे थे, वहाँ पर हम इसलिए डायरेक्टली लिख पा रहे थे क्योंकि वो सेगमेंट एक ही था, ठीक है ना। यहाँ सेगमेंट अलग अलग है, यहाँ देखिए ये सेगमेंट भैया अलग है, ये सेगमेंट अलग है, ये सेगमेंट अलग है, ये सेगमेंट अलग है। तो इसलिए हम उस सेगमेंट पर फोकस करते हैं जिसमें अगर नॉन स्टैंडर्ड सर्किट हमारे सामने कभी भी आ जाए तो हम उस सेगमेंट पर फोकस करते हैं जिस सर्किट के जिस सेगमेंट में कैपेसिटर लगा हो। तो मैंने सोचा कि करंट क्या होगी भैया। अब हमारे सामने मुश्किल खड़ी हो जाएगी कि Vx क्या है। तो Vx निकालना बहुत सिंपल है। Vx निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, लूप KVL लगा लो या यहाँ पर जंक्शन लॉ लगा लो इस पॉइंट पर। सो यहाँ पर जंक्शन लॉ अगर लगाते भी हैं तो नोडल एनालिसिस के अकॉर्डिंग लगा लो चाहो तो। क्या करोगे, Vx माइनस V, ठीक है ना, ओके। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया Vx माइनस V अपॉन R प्लस Vx माइनस 0 अपॉन R प्लस Vx माइनस Q बाई C अपॉन R, ठीक है ना। बोलो, इतनी बात आई समझ में सबको कि नहीं आई, बताइए। ठीक, ये मैंने क्या किया, ये मैंने बेटा क्या लगाया है, जंक्शन लॉ लगाया है इस जंक्शन पे, और इसको क्या कर दूंगा मैं 0 के बराबर। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम इस इक्वेशन से Vx की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो Vx की वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं, फिर फर्दर हम इंटीग्रेशन यूज़ कर सकते हैं। आइए मैं एक बार करके दिखा देता हूँ जिससे कि थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आप सभी को। तो R से तो डिवाइड ही करना चाहो तो आप, R तो तीनों में कॉमन ही है, आप R हटा ही सकते हो। तो फाइनली क्या बचेगा, Vx माइनस V प्लस Vx माइनस Q बाई C इक्वल टू 0। 3Vx इक्वल्स टू V प्लस Q बाई C। तो मैं यहाँ से Vx निकाल चुका हूँ, ठीक है ना, Vx ओके, V प्लस Q बाई C। तो 3 से और डिवाइड कर दो, V बाई 3 प्लस Q बाई 3C, ये मेरे पास में Vx आ गया। अब ये Vx की वैल्यू मैं यहाँ रखूँ और यहाँ से करंट को I को dQ बाई dt लिखूँ। तो मैं यहाँ रख देता हूँ I इक्वल्स टू dQ बाई dt इक्वल्स टू Vx V बाई 3 प्लस Q बाई 3C माइनस Q बाई C अपॉन R। ओके, ठीक है बच्चों। अब इसे थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, dQ बाई dt को भी यही रहने देंगे यहाँ पर, क्योंकि फाइनली हमें इंटीग्रेशन भी यूज़ करना है। चूँकि चार्जिंग की बात हो रही है तो ऑब्वियसली I dQ बाई dt ही रहेगा। ओके, अब ये क्या बन गया, ये मेरे पास में V बाई 3, Q बाई 3C और Q बाई C चाहें तो आप एसोसिएट कर सकते हैं। ओके, एसोसिएट कर लेते हैं इसको भी। तो ये मेरे पास में प्लस लगा दिया मैंने, इन दोनों का एलसीएम। या एक काम करता हूँ मैं, और सिंप्लीफाई कर देता हूँ इसको। और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, और सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे सीधे ही एलसीएम ले लेता हूँ मैं, ठीक है ना, सीधे ही एलसीएम ले लेता हूँ। आर को इधर भेज देता हूँ, या चलो आर को भी रहने दो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। सीधे एलसीएम लोगे तो 3C का एलसीएम आएगा, सीधे एलसीएम 3C का आया, 3 कैंसल्ड, CV पहला टर्म CV का बना, दूसरा टर्म प्लस Q का बना, और तीसरा टर्म माइनस 3Q का बना। तो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर दें, 3CR तो नीचे आ जाएगा, CV माइनस 2Q अपॉन 3CR। ये किसके बराबर आ गया, ये मेरे पास dQ बाई dt के बराबर आ गया। ये किसके बराबर आया मेरे पास में, dQ बाई dt। तो dQ बाई dt क्या आ गया, CV माइनस 2Q अपॉन 3CR।
ओके, अब हमारी ड्यूटी है कि क्यू वाले टर्म इसके साथ में रखने हैं, बाकी कांस्टेंट टर्म एक साइड रखने हैं। तो इसको इधर ले आओ जिससे कि इंटीग्रेशन आसानी से कर सकें। अपॉन सी वी माइनस टू क्यू इक्वल्स टू डी टी, डी टी इधर आ जाएगा, अपॉन 3CR, ठीक है ना, डी टी अपॉन 3CR। नाउ फर्दर बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो, दोनों साइड क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। अब इंटीग्रेशन में लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए टाइम t इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर के बारे में क्या इंफॉर्मेशन थी, ये भी इंपॉर्टेंट। मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई टाइम t इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं था, ठीक है ना, टाइम t इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं था, किसी टाइम t पर कैपेसिटर पर चार्ज किया हुआ। अब ये t टाइम कुछ भी हो सकता है, ये 1 सेकंड भी हो सकता है, ये 2 सेकंड भी हो सकता है, ये 3 सेकंड भी हो सकता है, ये 4 सेकंड भी हो सकता है। तो ये टी टाइम कुछ भी हो सकता है, जिस टाइम पर चार्ज पूछा उसको मैंने क्यू मान लिया। अब इसे मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ, तो ये आएगा ln सी वी माइनस टू क्यू, और जब आप इसको जेड या कुछ लेट करोगे तो इसका डेरिवेटिव -1/2 बाहर आ जाएगा। ओके, 0 to q इक्वल्स टू टी अपॉन 3CR लिमिट 0 to t, ठीक है। मैं इसको ऐसे करता हूँ, -1/2 ln सी वी माइनस टू क्यू माइनस ln, यहाँ पर मैं q की जगह 0 ले लूँगा, तो सी वी इक्वल्स टू टी अपॉन 3CR। अब इस माइनस को और इसको उधर ले लें तो -2t अपॉन 3CR इज इक्वल्स टू ln सी वी माइनस टू क्यू अपॉन सी वी। ओके, अब जरा मैं इसे ln को हटाऊं, तो ln को हटाऊंगा तो क्या होगा, सी वी माइनस टू क्यू अपॉन सी वी -2t अपॉन 3CR। मेरे को निकालना क्या है, मेरा टारगेट है Q निकालना। क्या निकालना, Q निकालना। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको डिवाइड करता हूँ, तो 1/2Q अपॉन सी वी इक्वल्स टू -2t अपॉन, अच्छा ये वाला जो टर्म है ये लॉग हटाते ही ये टर्म e की पावर में आ जाएगा, ठीक है ना, किस में आ जाएगा, e की पावर में आ जाएगा। तो थोड़ा सा इसको सही कर देता हूँ मैं, e की पावर आएगी, क्योंकि यहाँ से ln हटा दिया ना, तो अगर यहाँ से ln हटा दिया मैंने तो ये वाला टर्म जो है ये e की पावर पे आ जाएगा, ठीक है। अब सी वी को आप इधर ले जाइए, सी वी ई टू द पावर -2t अपॉन 3CR, ठीक है। देन ये क्या आया, ये आया सी वी माइनस 2Q। अब इस 2Q को इधर ले जाइए और इसको इधर ले आइए, तो 2Q इक्वल्स टू सी वी कॉमन 1 - e टू द पावर -2t अपॉन 3CR। हालांकि कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो गई इसमें, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत बड़े होंगे एक्चुअल में, बिल्कुल जेईई एडवांस के लिए बने हैं क्वेश्चंस, ठीक है ना। ओके, ये वैरायटी बिल्कुल जेईई एडवांस के लिए, बट इसकी भी शॉर्ट ट्रिक है। ये क्यू क्या आ गया, ये क्यू जो आया ये क्या है, ये चार्ज एट एनी टाइम टी है ऑन द कैपेसिटर, चार्ज एट एनी टाइम टी ऑन कैपेसिटर, ऑन कैपेसिटर। तो क्या किया हमने, खास बात इसमें क्या की हमने, इसमें इस चीज़ पर फोकस किया कि जिस सेगमेंट में कैपेसिटर लगा है उसमें करंट लिख लेनी है और फिर वहाँ पर dq/dt लगा के इंटीग्रेशन कर लेना है। ज़रूरत पड़े तो हमें KVL भी यूज़ करना है, KCL तो यूज़ ही करना है, KVL और KCL का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है ना। सो अब मैं आपको इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताना चाह रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है ना, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक होती है क्या, क्या इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक होती है? और अगर मैं इसे 1 सेकंड में करना चाहूँ, 1 सेकंड तो हालांकि बहुत कम टाइम हो गया, 2 सेकंड या 5 सेकंड या चलो 1 मिनट में भी करना चाहूँ, हालांकि 5 से 10 मिनट लग गए इस पूरे क्वेश्चन को करने के लिए, 10 to 15 मिनट इसने कंज्यूम कर लिया। और कभी भी आप इसको करोगे तो आपको कंज्यूम ये इतना टाइम करेगा ही करेगा। तो अगर मैं इसको जल्दी करना चाहूँ तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है,
आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, सेम प्रॉब्लम की शॉर्ट ट्रिक हम लोग डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इसको करेंगे, लेकिन उसके लिए प्रॉपर टाइमिंग चाहिए। एक बार आपको उसको ट्रिक को आपने समझ लिया ना, तो आप ये मान के चलो कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए कुछ भी नहीं रहेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन की ट्रिक के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।